जैसा कि क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछ रहा है। एल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड टू यील्ड एल्कोक्सी एल्कोहल इंटरमीडिएट नोन एज एसिटल। वो एसिटल बोल रहा है, एल्कोक्सी एल्कोहल, क्या यही है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। कैसे? आइए हम लोग प्रूव करते हैं। मैंने यहां पर एल्डिहाइड लिया, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन, प्यारे बच्चों सुनो, इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हमने वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से कराया। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, अतः एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए मीडियम में हमने ड्राई HCl या HCl गैस लिया, जो कि इसको प्रोटोनेट करके इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाएगा। प्रोटोनेशन हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH में चला गया, अटैक ये अपने लोन पेयर के थ्रू करेगा, अटैक ROH करता है, जुड़ता OR है, H+ रिलीज कर देगा और एज ए कैटलिस्ट की तरह H+ यहां यूज हुआ। एक ही कार्बन पर OH एंड OR आ गया, इसे बोलते हैं हेमी। और अगर ये जो बना हुआ कंपाउंड है ये एल्डिहाइड से आया है तो इसे बोलते हैं एसिटल। कैसे पता चला कि एल्डिहाइड से आया है? इस हाइड्रोजन को देखिए, ये हाइड्रोजन क्या यही वाला हाइड्रोजन है? और ये रिप्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को, इसलिए प्यारे बच्चों इसे बोला हेमी एसिटल। अगर यहां R होता तो यहां पे भी R होता, तो वो कीटोन होता, उसे बोलते हैं हम लोग हेमी कीटल। देखिए OR मतलब एल्कोक्सी, OH मतलब एल्कोहल, इसलिए हेमी एसिटल क्या होते हैं? दीज आर एल्कोक्सी एल्कोहल। हेमी एसिटल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये तुरंत ड्राई HCl के साथ ROH के साथ रिएक्शन कर जाएंगे, ROH के साथ रिएक्शन करेंगे, ड्राई HCl प्रोटोनेट करके OH को प्रोटोनेट करके वाटर बाहर निकाल देगा एंड अटैक ROH करेगा, जुड़ेगा OR। एक ही कार्बन पर OR एंड OR, जेमिनल पोजीशन बन रहा है, जेम एल्कोक्सी एल्कोक्सी डाई एल्कोक्सी, इसे बोलते हैं एसिटल। ये एल्डिहाइड से आया है इसलिए बोलेंगे एसिटल, यहां R होता तो उसे बोलते कीटल। तो देखिए जो हेमी एसिटल है वो एल्कोक्सी अल्कोहल है, यानी एल्कोक्सी अल्कोहल इज ए हेमी एसिटल। बल्कि उसने क्या बोल दिया कि जो आपका एल्कोक्सी अल्कोहल है वो एसिटल है। नहीं साहब, एसिटल तो जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अगर यहां पे कीटल होता, कीटल तो कीटल हो या एसिटल हो वो क्या होते हैं? जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड। हेमी एसिटल या हेमी कीटल होता है वो क्या होते हैं? आपके एल्कोक्सी एल्कोहल। यहां इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड की बात करी गई है। चलिए साहब, यानी ये स्टेटमेंट अगर हम आपके सामने बोले तो ये रॉन्ग है, क्योंकि एल्कोक्सी एल्कोहल जो होते हैं वो होते हैं हेमी एसिटल। अगला क्वेश्चन है टाइप, सोडियम बाइसल्फाइड आर यूजफुल फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, ये मान लीजिए एल्डिहाइड है, कीटोन भी हो सकता है, सम कीटोन, जनरली एल्डिहाइड, बिकॉज एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन किया और आपका एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, मैकेनिज्म की बात यहां नहीं होगी प्यारे बच्चों। यहां पर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक होके आपके सामने O- Na+ और यहां पे आ गया SO3H। आफ्टर दैट प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, ये SO3H जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, O- एक बेस है। यहां पर क्या होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफर एसिड बेस रिएक्शन, और यहां पर इसने H+ यहां से एक्सेप्ट कर लिया OH एंड SO3Na। दिस इज कॉल्ड बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, और एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है, एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा। एंड ध्यान सुनना, मान लीजिए हमारे सामने इंप्योरिटीज है, एल्डिहाइड के अलावा दूसरे भी कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन के अलावा दूसरे भी कंपाउंड जिनकी इंप्योरिटीज है, हमें उसमें से इस एल्डिहाइड को एक्सट्रैक्ट करना है, या सम कीटोन है उनको एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है, तो हमने इस रिएक्शन के थ्रू क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बना के उनको बाहर निकाल दिया। दिस इज द सेपरेशन। चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस से हम क्या करेंगे, इनकी डाइल्यूट मिनरल एसिड या एल्कली के साथ या बेस के साथ रिएक्शन करा के वापस से हम यहां से जो हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है उसको हम लोग यहां प्राप्त कर लेंगे। एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड, एंड सम कीटोन्स है तो सम कीटोन्स। सम कीटोन्स क्यों बोल रहे हैं? ड्यू टू स्टेरिक रीजन। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, ये चीजें क्लास में एक्सप्लेन करी जाती हैं आपसे कैसे रिएक्शन हुआ, लेकिन यहां मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। हाँ, अगर आप एनसीईआरटी देख रहे होंगे तो इंग्लिश की एनसीईआरटी में यहां पर आपको लिखा मिलेगा OSO2H, एंड यहां पर आपको लिखा मिलेगा OSO2Na, लेकिन हिंदी की एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ मिला है। रियल में अगर मैं बात करूं
सल्फर की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है, सल्फर से ही लिंकेज जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में OSO2Na भी लिखा हुआ है, ठीक है, हम मानेंगे एग्जाम में आएगा, कोई एक आएगा, बल्कि रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है OSO2Na, हम उसी को टिक करके आगे बढ़े थे। दोनों एक साथ नहीं आएगा, कोई एक आएगा, इसलिए आपका दोनों जानना बहुत जरूरी है। The hydrogen sulfide addition compound is water soluble and can be converted back to the original carbonyl compound by treating it with dilute mineral acid or alkali. Therefore, these are useful for separation and purification of aldehyde. And इस लाइन पर JEE मेंस 2025 में क्वेश्चन आ चुका है प्यारे बच्चों। एंड बात सुनिएगा बेटा, जनरली एल्डिहाइड्स ग्लूकोज को छोड़कर, ग्लूकोज ये टेस्ट नहीं देता, सम कीटोन्स एंड साइक्लिक कीटोन अप टू 7 मेंबर रिंग ये टेस्ट देते हैं। चलिए बेटा, नाउ द नेक्स्ट, यानी ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, करेक्ट है, यानी ये सेपरेशन एंड हमने इसको प्यूरिफाई भी कर लिया, वापस से हमें एल्डिहाइड, प्योर एल्डिहाइड या जो कीटोन है वो हमको मिल गया। नाउ द नेक्स्ट इज द फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। यस, एकदम स्टेटमेंट सही है, फिनॉल को हम लोग कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। एंड ल्यूकास टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्टिंग्विश ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। पूरा ख्याल रखा गया है, जहां जहां से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बने हुए हैं हमने वो सारे के सारे रेफरेंस यहां लिखे हैं, ताकि आप बड़ी आसानी से एनसीईआरटी में भी इन सब चीजों को देख सके, क्वेश्चन कहां से उठाए गए हैं। अगर ल्यूकास की बात करें तो ल्यूकास टेस्ट क्या है, टेस्ट फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको यूज करते हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये हर एक लाइन एक क्वेश्चन है। जब एल्कोहल की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कराते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ RCl, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, और ये टर्बिडिटी आने के कारण, गंधलापन, मटमैलापन आने के कारण ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन ल्यूकास रिएजेंट। एल्कोहल जो हमें लेने हैं वो ल्यूकास रिएजेंट में सॉल्युबल होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फिर पता कैसे चलेगा, टर्बिडिटी ही हमारा ऑब्जर्वेशन है, तो ये सॉल्युबल होंगे। एंड जो हैलाइड्स मिलेंगे, while their halides are immiscible and produce turbidity in solution, जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो LR मतलब ल्यूकास रिएजेंट लेने पर इमीडिएट टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है RCl बनने के कारण, बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो टर्बिडिटी आने में 1 to 5 मिनट, कुछ बुक में 5 to 10 मिनट भी लिखा रहता है, लेकिन आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बुक से डेटा ली गई है, विद इन 1 to 5 मिनट टर्बिडिटी आ जाती है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। एंड अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो टर्बिडिटी आने में 30 मिनट या उससे ज्यादा या सेवरल डेज भी लग सकते हैं, और हीट भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्टिंग्विश कर लिया। अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है तो 3 डिग्री अल्कोहल, अगर टर्बिडिटी आने में 1 to 5 मिनट लगते हैं देन 2 डिग्री अल्कोहल, टर्बिडिटी नहीं आती है, मोर देन 30 मिनट लेते हैं, सेवरल डेज लगते हैं, देन वो 1 डिग्री अल्कोहल। यानी ये स्टेटमेंट भी हमारा एकदम सही है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा जो इसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, रॉन्ग आंसर पूछ रहा है, फर्स्ट इज द रॉन्ग आंसर। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज रॉन्ग। तो अगर पहले देखें, बेंजीन की रिएक्शन कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराई जाती है, दीज आर कॉल्ड नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल हमें बनता है नाइट्रोनियम आयन NO2+, जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, कोई दिक्कत की बात नहीं। नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड एंड AlCl3 के साथ कराते हैं। नाइट्रोबेंजीन कैसा है, NO2 ग्रुप कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आपने क्या सोचा होगा, हो सकता है सोच लिया है सर मेटा डायरेक्टिंग है तो मेटा पर लग जाना चाहिए, COCH3 ग्रुप। लेकिन प्यारे बच्चों समझना ध्यान से, अगर हमारे सामने बेंजीन रिंग पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी ऐसा ग्रुप आ जाए जो मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग फॉर एग्जांपल NO2 आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके सामने इसकी जगह CN आ जाए, फॉर CHO आ जाए, COOH आ जाए, या आपके सामने NH3+ आ जाए, या आपके सामने NR3+ आ जाए, ये केवल ओनली -I वाले हैं, लेकिन सारे के सारे हैं कैसे, मेटा डायरेक्टिंग। अगर मेटा डायरेक्टिंग आपके सामने ग्रुप लग जाए तो प्यारे बच्चों ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, बिकॉज कार्बन कंटेनिंग इलेक्ट्रोफाइल आर
वीक इलेक्ट्रोफाइल, जैसे आपके सामने R प्लस लिख दिया, जैसे आपके सामने RCO प्लस लिख दिया, ये आपके क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। एंड वीक इलेक्ट्रोफाइल होने के कारण प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान समझना, जो आपका ये रिंग भी कैसी रिंग है, डीएक्टिवेटेड रिंग है, ये भी डीएक्टिवेटेड है, पुअर न्यूक्लियोफाइल, ये आपके सामने पुअर इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन ही नहीं करेंगे। इसीलिए नाइट्रोबेंजीन को क्वेश्चन आ चुका है एज ए सॉल्वेंट भी यूज करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, बिकॉज जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, एज ए मीडियम प्रोवाइड करेगा, इसे यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते, चाहे वो एल्काइलेशन हो चाहे वो एसाइलेशन हो। एंड प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ क्या देख रहे हो, ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन की बात करी गई है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा नाइट्रोबेंजीन। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, दिस स्टेटमेंट यानी ये स्टेप कैसा है, दिस स्टेप इज रॉन्ग। हाँ, अब यहां से अगर देखें, मान लो ये बन गया हो, तो स्टेप 3 ये कीटोन है और कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय वाटर, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल। यस, ये बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये स्टेप हमारा सही है, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मल्डिहाइड जो है आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, एल्डिहाइड जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल, एंड कीटोन जो है टर्सरी अल्कोहल विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस या H+ या H2O। तो इसमें जो उसने पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज रॉन्ग, तो रॉन्ग जो है हमारा स्टेप कौन सा है, स्टेप 2 इज रॉन्ग, स्टेप 2 इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, दिस इज द आंसर इज द 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये स्टेप आपका रॉन्ग है। चलो बच्चों, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि जब एनिलीन की रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, प्यारे बच्चों जब हम एनिलीन की रिएक्शन, ये हमारे सामने एनिलीन है और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं Br2H2O के साथ, या फिर Br2 हमने ले लिया, और ले सकते हो बेटा Br2 लेस पोलर सॉल्वेंट, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म, देन ये प्लस M ग्रुप है, मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर NH2 एंड यहां पर भी Br लग गया, यहां पर भी Br लग गया और यहां पर भी Br लग गया, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। एंड दिस इज कॉल्ड A, इसे हमने बोल दिया दिस इज कॉल्ड A। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है दैट इलेक्ट्रोफाइल इज नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, और यही इलेक्ट्रोफाइल रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन रिएक्शन के लिए, एंड NH2 ग्रुप को चेंज कर देता है, NH2 ग्रुप को चेंज कर देता है बेटा N2 प्लस में, N2 प्लस में यहां लिख दिया Cl माइनस, क्योंकि HCl से Cl माइनस आ गया, यहां पर Br, यहां पर Br और यहां पर Br। प्यारे बच्चों नाउ द नेक्स्ट स्टेप को देखना, ये आपके सामने देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ B। नाउ द नेक्स्ट देखें H3PO2। अच्छा सुने, यहां पे चाहे वो H3PO2 लिख दे या फिर इसके साथ वाटर इन्वॉल्व होता है H3PO2H2O, या फिर ले ले वो CH3CH2OH इथेनॉल ले ले, कुछ भी ले ले इसमें से, तो N2 प्लस ग्रुप हट जाता है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे क्या है Br, यहां पे क्या है Br और यहां पे क्या है Br, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट C। तो आपका आंसर हो जाएगा, देर उसने पूछा है कि बताइए ये C क्या होगा, तो आंसर इज द 1। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव डीएमिनेशन। यहां से इस प्रोसेस को हमने क्या किया, NH2 को N2 प्लस बना के हटा दिया। आपके एनसीईआरटी पेज नंबर एंड इंटरेस्ट क्वेश्चन का यह है, हमने यहां पर पुरानी एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी दोनों का रेफरेंस दिया है, आपके पास जैसी एनसीईआरटी है आप उसको फॉलो करें। प्यारे बच्चों आप के पेपर में यहां पर एक डी लिखा हुआ आया होगा, मिसप्रिंट है, उसे आप लोग अवॉइड करना। यहां मैं आपके शब्दों का एंड आपके विचारों का यहां पर भी मैं सम्मान करूंगा एंड करता हूं। चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उसको समझाने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले
रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपोफॉस्फोरस एसिड दैट इज ए फास्फेनिक एसिड, नाम दोनों याद रखना है, और इथेनॉल reduces diazonium salt to arene and themselves get oxidized to phosphorus acid and ethanol respectively. तो देखो H3PO2 लिया, यहां से क्या किया N2 plus Cl minus, N2 plus Cl minus की जगह क्या आ चुका है HH, N2 गैस इवाल्व हुआ, H3PO2 लिया तो H3PO3 बना, इसने सामने को क्या किया है रिड्यूस, खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज, एंड अगर हमने इथेनॉल लिया है तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, और ये एसिटल्डिहाइड 2,4 DNP टेस्ट देता है, गिब्स 2,4 DNP टेस्ट। अगर इथेनॉल लेंगे तो इथेनॉल बनेगा एसिटल्डिहाइड जो 2,4 DNP टेस्ट देता है। ठीक है, आपको बातें क्लियर से समझ में आ गई होंगी। तो यहां पर अगर हम आपसे बात करें, दिस इज द आंसर इज द 1। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ग्लूकोज सिप्स रिएजेंट पैरारोजेनेलिन हाइड्रोक्लोराइड, जिसे हम मेजेंटा डाई बोलते हैं, पिंक कलर का होता है, जब उसमें SO2 गैस या सोडियम सल्फाइड या कुछ बुक्स में सोडियम बाइसल्फाइड भी लिखा होता है, उसमें हम प्रवाहित कराते हैं, कलरलेस सोल्यूशन मिलता है, दैट कलरलेस सोल्यूशन इज कॉल्ड सिप्स रिएजेंट, एंड जब उसमें हम वापस से एल्डिहाइड पास करते हैं तो पिंक कलर रीअपियर हो जाता है, एंड ये एल्डिहाइड का टेस्ट होता है, दैट इज द सिप्स रिएजेंट यानी सिप्स टेस्ट। सिप्स बेस अलग चीज है, सिप्स बेस होता है जब हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराते हैं, तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन, जिसे बोलते हैं सिप्स बेस। तो सिप्स बेस अलग चीज है, सिप्स रिएजेंट अलग चीज है। लेकिन प्यारे बच्चों, ग्लूकोज सिप्स टेस्ट नहीं देता, तो ग्लूकोज सिप्स रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देगा, यानी ए के साथ आपका सेकंड आया, ए के साथ सेकंड आते ही मैच करना है, यानी पहला ऑप्शन कट हो चुका है, एंड थर्ड ऑप्शन भी कट हो चुका है। ए का सेकंड दो जगह मिल चुका है हमको, ए का सेकंड। चलिए साहब, ग्लूकोज HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ग्लूकोज में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप को भी स्टेब्लिश करता है, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ साइक्रिक एसिड, यानी बी का आंसर जाएगा 4, बी का आंसर जाएगा 4, यस बी का 4। दो में टाई चल रहा है भाई अभी तो मैच का। ग्लूकोज रेड फास्फोरस HI या HI हीट के साथ, रेड फास्फोरस HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वह इसको नॉर्मल हेक्सेन एल्केन तक ले जाता है, देन नॉर्मल हेक्सेन, यानी सी का आंसर हो जाएगा थर्ड, सी का आंसर हो जाएगा थर्ड, एंड सी का आंसर थर्ड होते ही हमें आंसर मिल चुका है, क्योंकि अगले में सी में थर्ड नहीं है, ये गलत हो जाएगा, आंसर इज द सेकेंड। एंड ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें CHO ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप को किसमें ले जाता है, एसिड में, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड, यानी डी का 1, आंसर है डी का 1। ये हमारा एकदम आंसर सही है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ना, मैंने आपको रिवीजन के लिए पॉइंट भी लिख दिया है कि जब ग्लूकोज की रिएक्शन रेड फास्फोरस HI हीट के साथ कराते हैं तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हेक्सेन, ये आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ब्रोमीन वाटर, एंड ये CHO को बदल देगा किसमें, COOH ग्रुप में, दैट इज ए ग्लूकोनिक एसिड। HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे ये CHO को तो बदलेगा ही बदलेगा, लेकिन साथ में प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप 1 डिग्री अल्कोहल ग्रुप को भी ऑक्सीडाइज कर देता है एसिड में, साइक्रिक एसिड या ग्लूकोरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एक स्टेटमेंट, फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, क्लास में एक्सप्लेन किया गया है क्यों नहीं करता है, यहाँ पे आप डायरेक्ट याद रखें कि फ्रक्टोज डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। इसका एसिडिक रिएजेंट का बिहेवियर, एसिडिक बिहेवियर ही फ्रक्टोज को रिएक्शन से रोकता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे टॉलेंस, फेलिंग या बेनेडिक्ट ले लिया होता, वो एल्कलाइन मीडियम होता है, तो फ्रक्टोज से साथ वो टेस्ट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि लॉबरी डुब्रियन 1 इक्वेस्ट्रीन रिएरेंजमेंट के थ्रू, अल्फा टॉटोमरिज्म के थ्रू, रिवर्सिबल आइसोमराइजेशन के थ्रू वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के फ्रक्टोज के कीटोनिक ग्रुप पे एल्डिहाइड में चेंज करके वो रिएक्शन देते हैं। समझ में आया? और ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आ चुका है रिसेंटली, इसलिए इस चीजों को आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। नाउ अगर बात करें सिप्स टेस्ट की, तो आपको देखें बेटा यहां पर ये चीजें आपके साथ में समरी करके ले आया हूं कि ग्लूकोज सिप्स टेस्ट नहीं देता, NHSO3 अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये भी टेस्ट नहीं देता, एंड 2,4-DNP के साथ भी टेस्ट नहीं देता। नो टेस्ट विद दिस कंपाउंड, नो टेस्ट विद दिस रिएजेंट।
And pentastate of glucose does not react with hydroxyl amine, indicates the absence of free CHO group. यानी ये पुष्टि करता है इस चीज की कि ग्लूकोज मेनली साइक्लिक हेमीएसिटल फॉर्म में रहता है, जिसमें अल्फा और बीटा एनोमरिक फॉर्म में होता है, जिसमें बीटा लगभग 64% एंड अल्फा 36% एंड एसाइक्लिक ओनली 0.02%। एंड उसके कारण एसाइक्लिक ये टेस्ट नहीं देते हैं इतने कम कंसंट्रेशन होने के कारण। यानी ये एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। पूरी कोशिश करी है कि इस क्वेश्चन से डिस्कशन के थ्रू आपके बहुत सारे कंसेप्ट और भी इधर उधर के रिवाइज हो जाएं। प्यारे बच्चों चलिए बेटा ध्यान सुनना। नाउ अगला क्वेश्चन है, तो ये आपका आंसर हमने टिक कर दिया है, दिस इज द सेकेंड। एंड यहां से आप बोल सकते हो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं किससे? ब्रोमीन वाटर से। ग्लूकोज टेस्ट देता है, फ्रक्टोज टेस्ट नहीं देता है। नेक्स्ट इज द व्हिच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट एनसीईआरटी के हर क्वेश्चंस का जहां जहां जितनी बार दे रखा है उतनी बार का रेफरेंस मैंने यहां पर लिख दिया है, चाहे वो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी हो, चाहे वो आपकी रिसेंट वाली एडिटेड एनसीईआरटी हो, सब आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। चाहे एनसीईआरटी क्लास 11th हो, चाहे वो 12th हो, आप देख सकते हैं कि जब हम यहां पर सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट की रिएक्शन कराते हैं सोडा लाइम के साथ, ये आपको 3:1 याद रखना है। तो बेटा क्या होता है, यहां से हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिज्म पढ़ते हैं। मैकेनिज्म इंटरमीडिएट कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होता है, उसके थ्रू मैकेनिज्म आगे बढ़ती है। CO2 उड़ा लीजिए, हाइड्रोकार्बन बना लीजिए, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH4। यानी उसने पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, भाई ये तो हमारा करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। साइनाइड की रिएक्शन जब हम H+H2O के साथ कराते हैं, H+H2O के साथ कराते हैं तो सबसे पहले वो एमाइड में चेंज होता है एंड अगेन H+H2O के साथ हीट लेने पर वो आपके सामने देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एकदम सही, ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है बेटा, एनसीईआरटी से उठाया हुआ लाइन है। ये रिएक्शन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आपको बताता है, ये आपको शो करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनने से पहले बीच में इंटरमीडिएट एमाइड का फॉर्मेशन होता है। जब हम एसिड की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं, एसिड यहां पर ये एसिड है और अमोनिया यहां पर बेस की तरह बिहेव करता है। एसिड बेस रिएक्शन करके देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, जिसे अपन बोलते हैं दिस इज द अमोनियम एसीटेट। एंड जब हम इसको अगर हीट नहीं किया, दिस इज द आंसर, लेकिन अगर हीट कर दिया तो यहां से वाटर निकल जाएगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, एमाइड का फॉर्मेशन होगा। यानी ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन प्यारे बच्चों एल्कोहल की रिएक्शन जब NaI के साथ कराई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा, एग्जाम में आ जाए तो अगर क्लिक नहीं करेगा तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। एल्कोहल की रिएक्शन अगर NaI के साथ कराई जा रही है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए हमें H+ का सोर्स लेना पड़ता है। लेकिन जब हम NaI या KI लेते हैं तो H+ के सोर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, हम H2SO4 नहीं ले सकते। यहां पर Ri नहीं बनेगा, Ri नहीं बनेगा, दिस इज द रॉन्ग, बिकॉज यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो I2 का फॉर्मेशन होगा, I2 का फॉर्मेशन। आपके एनसीईआरटी में लिखा भी है, ध्यान सुनना, कि गुड यील्ड ऑफ Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide in 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्यों H2SO4 नहीं लिखा, क्यों यहां पे उसने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की बात करी है? बिकॉज क्वेश्चन के साथ बात करता है, नई एनसीईआरटी के 6.2। एंड प्यारे बच्चों अगर हम बात करें पुरानी एनसीईआरटी का तो इंटेक्स्ट 10.2 देखना, 10.2 देखना, आपको उसका आंसर भी मिलेगा लास्ट में। क्या कहता है कि why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with KI हो या NaI हो, चाहे KI हो चाहे NaI हो, इसलिए प्यारे बच्चों क्योंकि I- जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। एंड H2SO4 जो है आपके सामने, H2SO4 आपके सामने है, वो आपका एक्ट होगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपके एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा और यहां पर रिएक्शन हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ I2 का फॉर्मेशन होगा। ये H2SO4 बना देगा HI जो है आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। H2SO4 कैन नॉट बी यूज्ड along with KI in the conversion of an alcohol to an alkyl iodide as it converts KI to corresponding acid HI which is then oxidized by it to iodine। तो यहां पर I2 बनता है, इसीलिए हमें क्या लेना होगा, यहां पर H+ का सोर्स सोच समझ कर लेना होगा और हमें लेना पड़ता है 95% ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 लेना पड़ता है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? इस चीज को आपको ध्यान में रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो प्यारे बच्चों इसलिए आप यहां पर जो उसने पूछा है इनकरेक्ट, देन 4th इज द इनकरेक्ट। मैंने कहा
कहीं पे अच्छे से लिख भी लेना इसको, ठीक है। चलिए साहब, तो चलिए एक क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कंसेप्ट आपके रिवाइज हो रहे हैं, मेरा यही प्रयास रहता है कि आप बहुत कुछ सीखें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इनकरेक्ट, फिर से पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जानबूझकर मैंने इस समय दिया, कारण ये था कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ्रेम में लाना इनको बहुत जरूरी है, क्योंकि ये याद करने वाली चीजें हैं। आपके सामने टेस्ट पेपर में आएंगी तो आपका माइंड रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं साहब इसको एक बार और रिवाइज करो। तो बेटा ध्यान सुनना, जब हम एल्केन जो होते हैं, एल्केन जनरली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना बेटा, और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, पैराफिन है, लिटिल एफिनिटी होती है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 आ जाए तो जो आपके सामने 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, एल्कोहल में। इसको ध्यान समझना, यानी ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ये करेक्ट है। अच्छा, ये तीनों चीजों को बताने के लिए मैं सबसे पहले यहां पे आना चाहूंगा। एनसीईआरटी का है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। तो जब एल्केन की रिएक्शन हमने कराई बेटा कॉपर के साथ, यहां देखो बेटा ध्यान से समझना, मैं कोशिश करूंगा याद भी हो जाए, कॉपर, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एंड मैग्नीज एसीटेट, मैग्नीज एसीटेट, बहुत ध्यान समझना। तो कॉपर लेते हैं तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, एंड अगर मैग्नीज एसीटेट लेते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एसिड। याद करने का तरीका बस सुन लो, याद करने का तरीका क्या है, मैग्नीज एसीटेट में एसिड वाला पार्ट आया, एसीटेट एसिड वाला पार्ट आया, याद करने का तरीका सिखा रहा हूं, याद ही करना है। तो याद रखना, एसीटेट आया है तो प्रोडक्ट में एसिड बनेगा, बस 3 बनाने हैं, एक एल्कोहल, एक एल्डिहाइड, एक एसिड है, 3 रिएजेंट हैं और मुझे उसको देखना है। तो याद रखना, अगर एसीटेट वाला पार्ट है तो एसिड बनेगा, क्लियर हो गया, एक पार्ट तो क्लियर हो गया, एसीटेट में एसिड बनाना है, जितने कार्बन का उतने कार्बन का एसिड बना देंगे। अब बचे 2, कॉपर एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो याद करने का तरीका है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसका कम ऑक्सीडेशन, जिसके पास ऑक्सीजन है उसका ज्यादा ऑक्सीडेशन। लिंक कितना ज्यादा ऑक्सीडेशन, एसिड तो बना चुके हो, एसिड के बारे में मत सोचना। अब केवल हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। तो कॉपर के साथ कम ऑक्सीडेशन एल्कोहल, MO2O3 मोलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ ज्यादा, जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा उसका ज्यादा ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक। एंड ऑर्डिनरी एल्केन रिएक्ट्स resist oxidation but alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohol by potassium permanganate। एंड बेटा इसका नाम भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम में सीधे नाम पूछ लिया जाता है और ये बड़े हॉट टॉपिक्स हैं, यहां से क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, जेईई मेंस में तो कई बार आ चुके हैं, तो आप देख लीजिए, ठीक है। MO2O3 से क्या बन गया, एल्डिहाइड, एकदम सही है। CH4 कॉपर के साथ एल्कोहल, एकदम सही है। 3 डिग्री OH KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, एकदम सही है। ये हमारा मैग्नीज एसीटेट एसिड बनना चाहिए था ना, नहीं साहब इसने तो एल्डिहाइड बना दिया, ये स्टेटमेंट गलत है। और उसने क्या पूछा है, इनकरेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस क्वेश्चंस के थ्रू कुछ तरीके से याद कराना भी मैंने आपको सिखाया। आप अच्छे से, बड़ा मेरी पूरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चंस के जब हम आपके सामने डिस्कशन लेके आए तो साथ में उससे आसपास के जितने भी एरिया कवर कर सकता हूं वो भी मैं कवर करूं, ताकि आपका फ्रूटफुल हो यह डिस्कशन देखना। चलिए साहब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन। हमारे सामने एल्कोहलिक KOH लिया गया है, तो सुनो प्यारे बच्चों, हमने लिया यहां पे CH3 CH3 एंड CH2Cl, एल्कोहलिक KOH, E2 एलिमिनेशन कराएगा, एल्कोहलिक KOH E2 एलिमिनेशन कराएगा। एंड आपके सामने ये अल्फा, ये बीटा, अल्फा से आपका Cl और बीटा से H यहां से चला गया, और देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम दिया यहां पर A, ये है आपके सामने A। चलो साहब A क्या है, A की रिएक्शन फिर हमने किसके साथ कराई, देयर इज ए H+H2O, एसिडिक हाइड्रेशन एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकता हूं, आज के समय में आप यहां तक आ चुके हैं कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी सोच सकते हैं। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, और यहां पर आपके सामने आ गया दिस इज द OH, ये आपके सामने बन गया B, ये आपके सामने बन गया B, ठीक है ना। एनसीईआरटी विद आपके सामने रेफरेंस लिखा हुआ है, जहां जहां से क्वेश्चंस के बारे में आपको रेफरेंस मिल सकता है। नाउ कॉपर 573 केल्विन, 573 केल्विन, या कभी कभी वो लिख देता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड बनता है कॉपर 573 केल्विन से, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनता है, एंड 3 डिग्री अल्कोहल में होता है डिहाइड्रेशन। एंड डिहाइड्रेशन है तो यहां से H निकाल दीजिए, यहां से OH निकाल दीजिए, एंड वाटर निकल के देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3 CCH3 एंड डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज द C। अब ऑप्शन देखते हैं। ए इज ए आइसोब्यूटाइलिन, यस एकदम सही है। ए क्या है आपका? आइसोब्यूटाइलिन है। चलिए साहब ये तो सही है। बी इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, नहीं साहब, बी इज ए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपका है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सी इज 2 मिथाइल प्रोपीन, यस ये वापस से ए वाला ही सी बना है, आईपीएससी नेम लिख रहा है तो लिख दिया 2 मिथाइल प्रोपीन। ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? एकदम सही है। ए एंड सी बोथ करेक्ट, यस आंसर चला जाएगा ए एंड सी बोथ करेक्ट। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई है? कॉपर 573 केल्विन के बारे में मैं वापस से यहां बोलना चाहूंगा कि तरीका क्या है इसमें कि ये आपके सामने अल्फा कार्बन है, ये आपके सामने अल्फा कार्बन है, यहां से OH और अल्फा से दो, यहां पे क्या है? OH जुड़ा हुआ है। जो OH जुड़ा हुआ है उसको बड़े ध्यान समझना। OH से आपको H निकालना है, अल्फा वाले से भी H निकालना है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। OH से H निकालना है, अल्फा वाले से H निकालना है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। लेकिन यहां OH से H निकालोगे तो अल्फा पर आपका H नहीं है, तो यहां डिहाइड्रेशन हो जाएगा। पूरा का पूरा यहां से OH ले लीजिए और यहां से ले लीजिए H+ एंड देयर इज अ डिहाइड्रेशन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन। ठीक है, तो तरीका है कि एक हाइड्रोजन OH वाले का होना चाहिए, एक पड़ोसी का होना चाहिए। इस आधार पे जब तक H2 निकले H2 निकालो, जब तक H2 निकले H2 निकालो, H2 ना निकले क्योंकि पड़ोसी पे हाइड्रोजन नहीं है, जब H2 ना निकले तो वाटर निकालो। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो आंसर हमारा हो गया ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पीसीसी के साथ इस साइक्लिक अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई है, पीसीसी के साथ इस साइक्लिक अल्कोहल की रिएक्शन कराई गई है। तो प्यारे बच्चों हमारे सामने जो साइक्लिक अल्कोहल है OH पीसीसी प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, तो जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो ये क्या करता है? 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में एंड 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आपके सामने बन गया ये कीटोन। चलो ये कीटोन आपका बना X। अब कह रहा है कि X की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH एंड हीट से कराई जाए। पहचानो पहचानो पहचानो, क्या इसके पास अल्फा H है? बहुत ध्यान समझना, क्या इसके पास अल्फा H है? यस अल्फा H है। केमिस्ट्री ऑफ अल्फा H, अगर अल्फा H है एल्डिहाइड है कीटोन के पास और बेस है, एल्डोल के बारे में सोचना है, एल्डोल के बारे में सोचना है। हीट दिया है, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा, यहां पे मैकेनिज्म में नहीं जाऊंगा। एंड तरीका है, एक का कार्बोनाइल दूसरे का अल्फा H, वाटर निकाल लो, ACP बना लो, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लो। एक का कार्बोनाइल हमने लिखा, एक का कार्बोनाइल एंड दूसरे का अल्फा H, एंड दूसरे का अल्फा H, यहां से वाटर निकाल दीजिए और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बना लीजिए। यहां पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है। दिस इज द आंसर। अब टिक कर लीजिए, हीट दिया है इसलिए हम एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट की बात करेंगे। ये कीटोन है तो बीच में कीटोल भी बनता है, लेकिन हीट दिया है तो सीधे आप देखें आंसर इज द सेकंड। अच्छा एक चीज और देखना, अगर आपको सीधे आंसर एलिमिनेट करना है तो सबसे फर्स्ट इसको एलिमिनेट करना, क्योंकि जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है उसमें कार्बोनाइल का जो पाई बॉन्ड है एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनसे बीच में कॉन्जुगेशन होता है, पाई कॉन्जुगेशन होता है, इसलिए ये प्रोडक्ट इसेंशियली इरिवर्सिबल होता है। लास्ट स्टेप E1 CV मैकेनिज्म, जब आपने पढ़ी होगी इसको समझ में आया, इन एल्कलाइन मीडियम। अच्छा इसका अगर कोई कहे नहीं साहब अब हमें इसे कीटोल बनाकर दिखाओ, कीटोल बनाने का बड़ा आसान तरीका है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ो और जिधर ऑक्सीजन नहीं है उधर OH जोड़ो, इधर OH जोड़ दो, इधर H जोड़ो, तो आपके सामने
इधर देखो बेटा, जिधर इधर वाले में OH जोड़ोगे तो ये आपके सामने OH है और इधर जुड़ जाएगा H। ये पहले ये बनता है और इसके थ्रू 3 के थ्रू जब आप इसको हीट करते हो, समझ में आया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल, कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। समझ में आया। आंसर जो हमारा जाएगा वो सेकंड आएगा, क्योंकि यहाँ पे किसका है, ये आपके सामने हीट दिया है। लेकिन याद रखना, एनसीईआरटी में जाके पढ़ना, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सीधे कंडेंसेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो पाई पाई कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंडेड होता है। मान लो एरोमेटिक रिंग, फॉर एग्जांपल बेंजल एसिटोफिनोन, आज ही जाकर एनसीईआरटी देखना, बेंजल एसिटोफिनोन जो एग्जांपल दिया है आपके कॉपी में, एनसीईआरटी में दे रखा है, कॉपी में आपके पढ़ाया गया है, उसमें जाकर देखना कि वो एरोमेटिक रिंग के साथ भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में है, इसलिए वहां हीट की रिक्वायरमेंट नहीं, बिना हीट के ही वहां पे कंडेंसेशन हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, और एक बार आईपीएमटी में इस पर आधारित क्वेश्चन आ भी चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सेकंड। नाउ द नेक्स्ट इज द आईपीएससी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो एनसीईआरटी से ही कंपाउंड उठाया गया है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप लिखिए इसको HO एंड CH2, फिर CH2 का होल थ्राइस, मतलब 3 बार लिख दीजिए, हमने 3 बार यहां लिख दिया। इसके बाद फिर आपके सामने फिर CH2 है, उसके बाद फिर है COCH3, नंबरिंग करेंगे तो आप इधर से पाएंगे, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इधर आ रहा है, CO 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नाम है 7 पर हाइड्रोक्सी, दिस इज द प्रीफिक्स 7 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन की पीसीसी है? 7 कार्बन की, हेप्थ। इसके बाद देखिए बेटा, ये सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड चेन है? ये सैचुरेटेड, एन एंड 2 पर ओन। तो आंसर हमारे सामने बन गया है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन। दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज आर करेक्ट। एक एग्जांपल एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, विथ रेफरेंस आपके सामने लिखा हुआ है। जब हम KMnO4 KOH, ये आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इसके साथ अगर आपके सामने बेंजाइलिक H हो या बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी हो, ऑक्सीडाइज हो जाता है। एंड ये भी एसिड में, लेकिन मीडियम कैसा है? एल्कलाइन है। तो एसिड बेस रिएक्शन होकर सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, COO -K+, COO -K+। एसिडिफिकेशन करेंगे वापस से, देन एसिडिफाइड होके ये बन जाएगा COOH एंड COOH। देन देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज, नाम भी याद होना चाहिए, नाम भी पूछा जा सकता है, टेरेप्थैलिक एसिड। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ टेरेप्थैलिक एसिड या टरथैलिक एसिड ही बोलते हैं। KMnO4 H2SO4, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसको तोड़ देते हैं, और प्रोडक्ट इज लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मैकेनिज्म अलग है, लेकिन प्रोडक्ट इज लाइक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। जितने कार्बन है, इधर से COH, इधर भी COH, ये बन गया आपके सामने। एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज एडिपिक एसिड। क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, उसमें क्वेश्चन जो था वो ऐसे पूछा गया था, उसमें ये स्ट्रक्चर बनाकर नहीं पूछा था, जेईई से क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। उसने 4 ऑप्शन में 4 एसिड के नाम लिख दिए थे, जिसमें एक नाम पे लिखा था एडिपिक एसिड। तो अगर आपको नाम नहीं पता है तो हो सकता है कि आप रिएक्शन जानते हुए भी जवाब ना दे सकें, इसलिए आपको इनका नाम भी जानना बहुत जरूरी है। जॉन्स रिएजेंट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड तक लेके जाएंगे, और ये 10 कार्बन का जो आपका 10 कार्बन का आपके सामने जो अल्कोहल है वो 10 कार्बन के एसिड में चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज डेकेनोइक एसिड। देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, बेटा आपके सामने हो जाएगा, इसे हमने बोल दिया डेकेनोइक एसिड, या किससे बना? डेकेनॉल से बना। तो ये आपके फॉर्मेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज डेकेनोइक एसिड। अगले क्वेश्चन को देखना, ये ऐसा रिएक्शन है, मैंने जानबूझकर टेस्ट में दिया जहां बच्चों का ध्यान नहीं जाता, सब पढ़ लेते हैं, यहां पर ध्यान नहीं जाता। तो वैसे देखे जाओ, हाइड्रोकार्बन का आपने कंबस्टन का जनरलाइज फॉर्म में फार्मूला पढ़ रखा है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, चाहे वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो, कैसे भी हो। लेकिन अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो फॉर एल्केन के लिए एक कंबस्टन है कि एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2, कितने मोल ऑफ I2 लगे, कितने मोल ऑफ O2 लगेंगे? 3n+1/2O2 गिव्स NCO2 + n+1 H2O। कंबस्टन का फॉर्मूला है, n प्लस यहां पर क्या है? हीट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, यानी सारे के सारे करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो आंसर चला जाएगा 4th, दैट इज ABCD। मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा।
स्पेशली डी वाले ऑप्शन से। जरूर ध्यान से देखना, हर एक चीज का रेफरेंस है, आप एनसीईआरटी ओपन करके देखिए, इन चारों क्वेश्चंस का, चारों ऑप्शंस का जहां जहां पे भी है वो रेफरेंस हमने यहां पर दे रखा। अगला क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जानबूझकर इस समय उठाया गया है क्योंकि ये ऐसा समय आ गया जहां बच्चे अपनी गलतियां फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। वो बार बार रिवीजन किए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल पाता है कि उनसे गलती कहां हो सकती है। तो एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं कि बच्चे आप यहां गलती कर सकते हो। हाँ, एक बात याद रखना, यहां गलती हो रही है ना तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर यहां गलती हो रही है तो वहां गलती होने के चांस आपके मिनिमाइज हो रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि वहां गलत ही ना हो। तो इस क्वेश्चन को ध्यान समझना, बच्चा ध्यान नहीं देता है। अरेंज इन करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पूछ रहा है, तो ये तो चलो फिर ये कैसे है, ये आपका डी लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये लोकलाइज्ड है। आई नो एंड यू ऑल्सो नो, बिकॉज लोकलाइज्ड लोन पेयर आर मोर बेसिक देन डी लोकलाइज्ड लोन पेयर। तो इतना तो पता चल गया कि ए सबसे पीछे होने वाला है। चलो ए सबसे पीछे होने वाला है, सेकंड ऑप्शन तो ही हट गया, लेकिन 1, 3 एंड 4 में सभी में ए सबसे पीछे है। अब हमें यहां पर चेक करना होगा। अब जिस बच्चे ने इसको देखते ही केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में सोचा, उसको तुरंत दिख गया सबसे ज्यादा डीसीबी, और एग्जामिनर इतना चालाक था कि उसने पहला ऑप्शन बनाकर रखा कि चलो तुम सोचो डीसीबीए, और देखते ही उसने टिक किया, उसने सोचा नहीं, ओएमआर फिल का। आहा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। सोचकर जवाब देना है, सोचकर दिमाग को ठंडा रखिए, एक बार सोचिए, इसके बारे में थोड़ा सोचिए कि आपने कहां पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, तब जवाब दीजिए। एमाइन के बेसिक स्ट्रेंथ की बात आती है, और अगर वो आपके सामने मीडियम बात नहीं करता है तो हम इसको एक्वस फेज मान के चलते हैं। एंड इन एक्वस फेज basic strength is not only decided by only one factor, that is inductive factor, it is decided by multiple factor like inductive effect, solvation, that is H bonding, and steric hindrance factor। और सबको क्यूमुलेटिव देखा जाए तो जो आंसर बनता है, अगर R is equal to CH3 है तो आपने पढ़ा होगा 2130, ये 0 बताता है किसको, अमोनिया को। एंड अगर R इज इक्वल टू आपके सामने है C2H5 तो होता है 2, 3, 1 एंड 0। 2, 2 एंड 0, 0 अपनी जगह पे है। मिथाइल और इथाइल, छोटे के साथ छोटा नंबर, बड़े के साथ बड़ा नंबर, छोटा नंबर 1, 3, बड़ा नंबर 3, 1, ऐसे देख सकते हो। या CH3 खुद चीख चीख कर चिल्ला रहा है, तेरा ध्यान किधर है, मेरा नंबर इधर है, ये खुद बता रहा है 1, 3 वाला मैं ही हूं। प्यारे बच्चों, समझना ध्यान से। तो कुल मिलाकर जो आपका आंसर होना चाहिए, यहां R इक्वल टू मिथाइल है तो 2130, ये आपके सामने B वाला है, ये 1 डिग्री है, C वाला आपका 2 डिग्री है, एंड D वाला आपका 3 डिग्री है। तो 213 यानी आपके सामने 213, पहले 2 वाला आएगा यानी C आएगा, फिर 1 वाला आएगा दैट इज B आएगा, फिर 3 वाला आएगा दैट इज D आएगा, और उसके बाद आपका A आएगा। ये आपका जवाब है, ये लोकलाइज वाले, ये डी लोकलाइज वाले। तो आंसर है CBDA, और CBDA को बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 3rd। और जाके एनसीईआरटी में एक लाइन और पढ़ना, इफ R इज इक्वल टू मिथाइल देन देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस टू H बॉन्डिंग। ठीक है ना, इस चीज को आप बड़े ध्यान से देखना। आपके सामने समरी लेके आया हूं, मुझे पूरा विश्वास है आप इसको पसंद करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमाइन, गैसियस फेज नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया तो इंडक्टिव फेज की तरह जवाब दो 3210, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने इंडक्टिव फेज के साथ जवाब दे दिया 3210। लेकिन अगर उसने मीडियम नहीं बोला या एक्वस मीडियम बोल दिया, तो प्यारे बच्चों पोलर पोटिक सॉल्वेंट बोल दिया, तो सुनो R इक्वल टू अगर मिथाइल है तो आंसर है 2130, और अगर इथाइल है देन 2310। आपके एनसीईआरटी में 2 ही अल्काइल पे बात की गई है, लेकिन बात केवल इतनी नहीं, आगे भी जाती है, और भी अल्काइल चलिए होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल इतनी है जो कि ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है। आप जरूर जाकर देखना, एंड पेज नंबर आपके सामने यहाँ है। मुझे पूरा विश्वास है आपने इस क्वेश्चन से सीखा होगा, क्योंकि सिली मिस्टेक वाले क्वेश्चन है, इसलिए जानबूझकर आपके सामने लेकर आए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द एनिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। प्रोपाइन की रिएक्शन कराई सबसे पहले Hg+2H2SO4। तो जब हम प्रोपाइन की रिएक्शन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमारे सामने क्या है, ये प्रोपाइन है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी
2 प्लस डायलूट H2SO4 या H2SO4 लिख सकता है, या केवल H प्लस भी लिख सकता है। बहुत ध्यान समझना, ये रिएक्शन जो होता है बाई इंटरमीडिएट, इनॉल इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के थ्रू, मैकेनिज्म पर नहीं जाना है इसमें। एंड जो आपके सामने प्रोडक्ट बनेगा CH3C, पहले जो आपके सामने बनेगा डबल बॉन्ड एंड CH2, इधर H लगाओ इधर OH लगाओ, जैसे MK एडिशन ऑफ वाटर होता है, मार्कोनी का एडिशन ऑफ वाटर, वैसे ही सोचकर जवाब देना है। आफ्टर दैट इसमें हो जाएगा टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म होने के बाद देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन। ये आपके सामने एसीटोन का फॉर्मेशन हो। फिर कह रहा है इसकी रिएक्शन HCN के साथ कराओ। HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, HCN के साथ रिएक्शन, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। अच्छा, केवल HCN लिखे तो चलेगा, लेकिन आपको पता है ये बेस कैटेलाइज्ड होता है, क्योंकि HCN जो होता है वो कैसा होता है, पुअर एसिड होता है। इसीलिए रिएक्शन में हम क्या करते हैं, HCN के साथ, या फिर लिखा हुआ मिल सकता है आपके सामने HCnOH माइनस NH प्लस, या लिख सकता है आपके सामने बना बनाया वो सॉल्ट भी ले सकता है, NaCN स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NHCl, ऐसा कुछ भी लिखा मिल जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान सुनो, उसने केवल HCN दिया है, ठीक है, यील्ड कम होगा, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट हम जरूर बनाएंगे। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, CO हटा ले, OHCN लगा दे। एंड आप ऐसे सोच सकते हो CH3C CH3, ये प्रोटोनेट होके ये OH, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द CN, ये आपके पास हो गया, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन। आफ्टर दैट वो आपसे कहता है इसकी रिएक्शन कराइए H2NI के साथ। तो जब हमने इसकी रिएक्शन कराई H2NI के साथ, बहुत ध्यान समझना, H2NI ले ले, या फिर आपके सामने हम यहां पर NaETOH भी ले सकते हैं, NaETOH, दिस इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन। CN को रिएक्शन कराएगा, और ऐसा नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया है मेंडियस का, लेकिन ये देखिए एनसीईआरटी से ये NaETOH है, या सोडियम अमलगम ETOH है, इथेनॉल, या ले लिया हमने LiLH4, इसमें से कुछ भी ले लो बेटा, कुछ भी ले लो। देन नाइट्रोजन वाले से एमाइन बना ले, ये आपने पढ़ा होगा। एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ CH3C, यहां पे है OH, यहां पे क्या है CH3, यहां पे क्या है CH2 एंड NH2 का फॉर्मेशन होगा। तो आपके सामने इस कार्बन से 2 मिथाइल और एक CH2NH2 लगा हुआ है, कोई ऑप्शन चेक करिए। अगर देखते हैं तो प्रोडक्ट ए क्या बना है, इस कार्बन को देखें 1 2 2 3 4, अच्छा इन्होंने 2 बार इस ऑप्शन को लिख दिया है, कोई बात की बात नहीं है। यहां देखिए ये मिथाइल और ये क्या है CH2NH2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द थर्ड आंसर। तो बहुत प्यारा चीज है, समझना, साइनाइड एल्काइल साइनाइड क्रिएशन, चाहे H2NI, चाहे LiLH4 ले लो, चाहे सोडियम अमलगम इथेनॉल ले लो, क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन। इस चीज को इंपॉर्टेंट रखना। और ये भी आपके एनसीईआरटी से हर एक स्टेप एनसीईआरटी में कहां दे रखा है, उसको हमने कोटेड करके आपके सामने लिखा है। प्यारा क्वेश्चन है, कन्वर्जन का प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चंस माने जाते हैं, लेकिन जानबूझकर इसको देना बहुत जरूरी है, बार बार रिवाइज करना जरूरी है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। जब एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड SnCl2 HCl के साथ कराई जाती, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। आप जानते हो, तो ए को आपने मैच कर दिया किससे, 4 से। ये आपके सामने एसिड हेलाइड है, यानी कि एसिड हेलाइड में भी क्या है, बेंजोइल क्लोराइड लिया है H2 PDBSO4, देन Cl is replaced by hydrogen, Cl is replaced by hydrogen, and there is a formation of benzaldehyde. This reaction is called Rosen-Mond reduction. B को आपने किससे कर दिया, थर्ड के साथ। इसको आगे भी बढ़ा सकता है, आगे भी बढ़ा सकता है, क्यों नहीं बढ़ा सकता, इसको मैं आगे ले जाके कैनिजारो रिएक्शन से इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूं। और हमने लिया OH माइनस हीट, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन होके बेंजाइल अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एक्साइल होके बेंजोएट आयन का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए साहब, सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन, अगर एक ही तरह का हमने एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H वाला लिया तो। चलिए साहब, इसके बाद हमने मिथाइल बेंजीन दैट इज टोलुइन लिया, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, दिस इज द इटार्ड रिएक्शन। द C को 1 से मिला दिया, एंड बेंजीन फॉर्माइलेशन ऑफ बेंजीन नॉट डन बाय फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, डन बाय गटरमैन-कॉच रिएक्शन, ठीक है ना, डन बाय गटरमैन-कॉच रिएक्शन। सब चीज क्लास में आपने पढ़ रखा होगा। तो COHCl एनहाइड्रस LCl3 कॉपर CuCl लिया, दिस इज कॉल्ड गटरमैन-कॉच रिएक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा, दिस इज द सेकंड।
तो आंसर आपका बन रहा है 4312। तो 4312 फोर्थ इज द आंसर, फोर्थ इज द आंसर। और आपके सामने दिख गया यहां पे 4312। आपके रिवीजन के लिए चीजें लिखी हुई हैं कि जब स्टीफन रिएक्शन में नाइट्राइल लेते हैं, नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग इमाइन विद स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। पहले इमाइन बनता है और इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप ऐसे तोड़ सकते हो, यहां O लगा दो, इधर H2 लगा दो, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड स्टीफन रिएक्शन। इसे बोल दिया, ये हमारे सामने स्टीफन रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या है? इटार्ड रिएक्शन में क्या है? जब हम लेते हैं CrO2Cl2 तभी इसको बोलते हैं इटार्ड, क्रोमाइल क्लोराइड, एंड बीच में क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है PHCHOCrOHCl2 का होल ट्वाइस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। एंड दूसरा एक सिमिलर और था, तो मैंने कहा यहां पे इस पे आपको सिमिलर रिएक्शन भी दिखा देता हूं। CrO3 विद क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अगर हमने ले लिया यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड, दिस इज द AC2O, एसिटिक एनहाइड्राइड 273 से 283 केल्विन, इंटरमीडिएट बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट का फॉर्मेशन होता है PHCHOCOCH3 का होल ट्वाइस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड हीट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ये टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाने के मेथड है, लेकिन इटार्ड कब है? जब क्रोमाइल क्लोराइड लेंगे। इसके अलावा चलो एक और देख लो, अगर आप टॉल्विन से बात करते हो तो आपने ये भी तो देखा ना, एक चीज और देखो, CH3 की रिएक्शन अगर हम सबसे पहले करा दें Cl2H नंबर 1 पे करा दें Cl2H, ये है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। ये एक ही पेज पर एनसीईआरटी में दे रखा है, जाकर देखना, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो एक ही क्वेश्चन के थ्रू एक तीर से 3 निशाने लगा दिए। हमने आपको क्यों लिए पूछा है, लेकिन हमने साथ में टॉल्विन से 3 रिएक्शन बता दिए। एक बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें तो वो आपके सामने बेंजील से बेंजल्डिहाइड भी बना हुआ है, समझ में आया? तो ये सारी की सारी चीजें आप समझना एल्डिहाइड बनाने के लिए। तो आंसर आपका हमने टिक पहले ही कर रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस डिस्कशन को बहुत लाइक कर रहे होंगे एंड बहुत कुछ सीखने का प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये एज ए टीचर हमारा रोल है कि हम आपको उन पहलुओं पर भी डिस्कशन के लिए ले जाएं जहां अभी आप सोच नहीं पा रहे हो। लेकिन ट्रेंडिंग स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन पूछने का। मोर देन 1 टाइम्स जेईई मेंस में क्वेश्चन इस पैटर्न पे आ चुके हैं एंड एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग द प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग पेपर क्रोमेटोग्राम, पेपर क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है, उससे बना हुआ है पेपर क्रोमेटोग्राम। और वो आपसे कह रहा है कि ये फिगर बनाया है पेपर क्रोमेटोग्राफी फॉर ए कंपाउंड ए एंड बी, कैलकुलेट आरएफ वैल्यू ऑफ ए। अब आप आरएफ वैल्यू अगर आप नहीं जानोगे तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? आज ही जाकर एनसीईआरटी में पढ़ना बेटा, आज ही जाकर एनसीईआरटी में पढ़ना, देखेंगे वहां पे क्या है। ये डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा। आरएफ मतलब रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। चाहे आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, चाहे आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ा, दोनों में आप चीजें देख सकते हो। यहां पर क्या है, एक बेसलाइन है जहां पे हम एक स्पॉट लगाते हैं। मान लो हमारे पास कंपाउंड है A + B + C + D का मिक्सचर है, हमें उसको सेपरेट करना है। हमने यहां पर लगा दिया, स्पॉट लगाया और एक सुटेबल सॉल्वेंट ले लिया। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस टू स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज सेपरेट होने लग जाएंगे। ये व्हाइट जो दिख रहा है, ये जो व्हाइट दिख रहा है वो स्टेशनरी फेज है, और जो ब्लू दिख रहा है ये आपका सॉल्वेंट है। ये जो ब्लू दिख रहा है वो आपका सॉल्वेंट है, और जो व्हाइट है वो आपका क्या है, दैट इज द स्टेशनरी फेज। अब सुनो ध्यान से, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर जाएगा, अगर हमारे सब्सटेंस की अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से ज्यादा है तो वो सॉल्वेंट के साथ नहीं बढ़ना पसंद करेगा, कहेगा नहीं साहब हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम रुकना चाहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस सब्सटेंस की एफिनिटी स्टेशनरी फेज से कम लेकिन सॉल्वेंट फेज से ज्यादा होगी, वो सॉल्वेंट के साथ तेजी से ऊपर चला जाएगा। हमें उसकी आरएफ वैल्यू निकालनी है, चाहे वो तेजी से जाए चाहे ना जाए। हर एक कंपाउंड की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स आरएफ वैल्यू होती है। एक पर्टिकुलर कंपाउंड की एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पर एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए आरएफ वैल्यू कांस्टेंट होती है। माना वो स्पॉट यहां पे आया, वो कंपाउंड यहां पे आया, बेस लाइन से दूरी x है और सॉल्वेंट फ्रंट जो है y पे आया, तो अपन आरएफ कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेस लाइन x
upon distance moved by the solvent from baseline, that is y, and x upon y. आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सॉल्वेंट एकदम नीचे है, सब्सटेंस को हमने यहां पे रखा बेसलाइन पर, सब्सटेंस ऊपर सॉल्वेंट नीचे, इसलिए रेशियो में सब्सटेंस को ऊपर रखना, सॉल्वेंट को नीचे रखना, x अपॉन y. अगर आइडियल है कंडीशन तब हम बोल सकते हैं x इक्वल टू y, लेकिन आइडियल नहीं होता, इसलिए RF वैल्यू जो होती है वो बिटवीन 0 to 1 होती है. ये भी ध्यान रखना, अगर जो वैल्यू 1 से ऊपर है कट कर देना, आंसर हो ही नहीं सकता. तो अगर हमने RF वैल्यू कैलकुलेट करना है. दूसरा चीज, अगर एड्जॉर्प्शन ज्यादा है, एड्जॉर्प्शन किससे ज्यादा होगा? स्टेशनरी फेज से ज्यादा होगा, तो उसका मूवमेंट कम होगा, वो सॉल्वेंट के साथ तेजी से ऊपर नहीं जाएगा. तो अगर मूवमेंट कम होगा तो x की वैल्यू कम होगी, और अगर x की वैल्यू कम होगी तो x अपॉन y की वैल्यू भी कम होगी, यानी RF की वैल्यू कम होगी. जब एड्जॉर्प्शन ज्यादा, मूवमेंट कम विद सॉल्वेंट, यानी स्टेशनरी फेज से ज्यादा रहेगा, तो x की वैल्यू कम, तो x अपॉन y का रेशियो दैट इज RF की वैल्यू कम. RF की वैल्यू कम कब थी? जब एड्जॉर्प्शन ज्यादा था, यानी RF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एड्जॉर्प्शन. ये भी क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है. जिसका एड्जॉर्प्शन ज्यादा उसकी RF वैल्यू कम. तो थोड़ा सा रिवीजन कराया मैंने आपको. अब क्वेश्चन पे आते हैं. उसने बोला RF वैल्यू ऑफ A. अब A यानी ये दूरी, ये हमारा x को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सॉल्वेंट फ्रंट जो है आपका ये है, ये हमारा y को रिप्रेजेंट करेगा, x अपॉन y. नाउ RF की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी, तो x अपॉन y दैट इज, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5. आंसर इज 0.4. एक बार पढ़ने के बाद आसान कितना हो जाता है क्वेश्चन. अब ऐसे कई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे, कॉन्फिडेंस मिला है आपको, ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो. आज ही जाकर एनसीईआरटी को रिवाइज करना. चलिए साहब, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, मुझे इसको किसी ना किसी तरह से आपके सामने लेकर आना था, तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया. नाउ ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बात करें तो हम आपके सामने क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन हम जल्डाल एंड ड्यूमा मेथड से करते हैं. ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन को हम लोग ड्राई नाइट्रोजन के रूप में, ड्राई N2 के रूप में, और जल्डाल में अमोनिया के रूप में एस्टिमेट किया जाता है. यहां हम बात कर रहे हैं जल्डाल की. ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जल्डाल मेथड, द अमोनिया यहां का बेसिस होता है. अमोनिया इवॉल्व फ्रॉम 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड, यानी W दे रखा है आपके सामने 0.5 ग्राम ऑफ द कंपाउंड इन जल्डाल एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड. ये आपका प्रॉब्लम 12.22 अकॉर्डिंग टू प्रीवियस एनसीईआरटी एंड 8.22 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिया गया है. और इसी में आप जाके देखना, आपके एक्सरसाइज पार्ट में भी क्वेश्चन है, वहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना. मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिखा है, क्लास में पूरा कैलकुलेशन होता है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आपको सीधे याद रखना है, सीधे डायरेक्ट फार्मूले को यूज करोगे आंसर आएगा. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड Nb इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. Nb क्या है? N1B1 माइनस N2B2. N1B1 N2B2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों? इसमें H2SO4 भी है, इसमें एक दूसरा आ जाता है NaOH, जो कि बैक टाइट्रेशन का पार्ट होता है. तो अगर आपके, मैं केवल की पॉइंट बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में केवल H2SO4 दिया है तो आप N×V करके क्वेश्चन को आगे बढ़ा दीजिए. अगर H2SO4 के साथ उसने NaOH भी दे रखा है तो आप क्या करेंगे? H2SO4 का N1B1 निकालेंगे और NaOH का, ध्यान सुना, N2B2 निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस करेंगे. तब आपका अगर N1B1 है तो मान लो ये वाला पोर्शन किसको बता रहा है? H2SO4 को, और ये वाला पोर्शन किसको बता रहा है? NaOH को. अगर NaOH नहीं दिया तो केवल H2SO4 को लेके जवाब दे सकते हो. तो अगर हम H2SO4 की बात करते हैं आपके सामने, तो दे रखा है उसने 10 ml V मिली इक्विवेलेंट, 10 ml 10 इंटू N है, लेकिन हम मोलर दे रखा है तो मोलर को हमें नॉर्मल में बदलना पड़ेगा, वैलेंसी फैक्टर 2, देन देयर इज 1 इंटू 2 और ये वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 20. नाउ आप देखेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू आपके सामने जो बन के आएगा दैट इज यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यहां पे 20 आ चुका है, 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 0.5. एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो यहां से पॉइंट को हट गया
और यहां दिस इज गया 4 टाइम्स एंड दिस इज द आंसर इज द 56%। आंसर इज द 1। प्यारे बच्चों, एक इंपॉर्टेंट चीज और देखना, मैंने चाहा इन एडिशन आपको ऐड कर दूं, क्वेश्चन हो सकता है यहां से भी आ जाए, क्योंकि हमारे सामने कुछ ही पेपर्स बचे हुए हैं जो आपसे कराएंगे, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए मैं डिस्कशन में उसके आसपास की भी चीजें एज ए क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ जा रहा हूं कि जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो हो गया, एजो हो गया, या एजॉक्सी, एजो में जोड़ा ऑक्सी, एजॉक्सी, या नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग लाइक पेरिडीन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। प्यारे बच्चों समझना, तो एज नाइट्रोजन, तो जल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस कंपाउंड। व्हाई? ये हो गया, मान लो उसने पूछ लिया, दिस इज द असर्शन व्हाई, तो इसका हो जाएगा ये रीजन कि नाइट्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दिस कंडीशन। जब हम इसमें प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं डाइजेशन, हम इसमें कराते हैं जो जल्डाल फ्लास्क में, तो उसी नाइट्रोजनस कंपाउंड का हम जल्डाल मेथड से एस्टिमेशन कर सकते हैं जो पहले अमोनियम सल्फेट में चेंज हो, फिर अमोनियम सल्फेट से अमोनिया बनती है। तो याद रखना, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो अमोनियम सल्फेट नहीं बना सकते जल्डाल मेथड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये जो कंपाउंड भी नहीं है, बेंजीन डाइजोनियम नहीं है, N2 उड़ जाएगा, बचेगा नहीं, तो कहां से एस्टिमेट करोगे। यानी कहने का मतलब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, विथ रीजन हमने आपको बता दिया। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो मैंने डिस्कशन किया है बहुत ही आपको फ्रूटफुल लगा हुआ होगा, आपने इसे अच्छे से रिवाइज किया है। अगर आपने इसको अच्छे से देखा है आज के डिस्कशन पार्ट को, तो ना केवल क्वेश्चंस बल्कि क्वेश्चंस के आसपास की कुछ बाउंड्रीज हैं उनको भी मैंने टच करने की कोशिश करी है। एंड मैं पूरा प्रयास करता रहूंगा कि इस तरह से अगर डिस्कशन है, मैं जब भी लेकर आऊं तो एक फ्रूटफुल डिस्कशन लेके आऊं, एंड आप अपने होप नहीं खोएंगे, लगे रहेंगे। आपको नहीं सोचना है कितने दिन बचे हैं, आपको नहीं सोचना है कितना सिलेबस बचा है, आपको बस इतना सोचना है कि यस 6 घंटे की कम से कम प्रॉपर नींद लेने के बाद जो टाइम बचा है उसको हम फ्रूटफुली कैसे यूटिलाइज कर सकें। इसलिए इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बी पॉजिटिव, कोशिश करते जाओ, ना कि बचे हुए टाइम में कुछ ऐसा कुछ मत सोचो जो तुम्हारे टाइम को ही बर्बाद करे। कोशिश करो और केवल कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, पढ़ाई में हमेशा बेस्ट रहिए। लेट्स क्रैक इट।